हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। आज इनऑर्गेनिक के केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट 2 में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पहले ही लेक्चर में आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आज बचे हुए पार्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड पर डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है और उससे कोवैलेंट बॉन्ड से कहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट आता है, कहाँ पर डिफरेंट नहीं होता, उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देख, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किसी डेटिव बॉन्ड से भी नाम से जानते हैं। तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक टाइप आपका कोवैलेंट बॉन्ड ही है। इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम सेम एटम। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड में क्या था कि उसमें एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, अगर दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो दोनों ओवरलैपिंग करके एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते थे। इसमें क्या है, इसमें जो डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस यही है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, वह दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज से देता है, दो इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशीज से दूसरे एक स्पीशीज को देता है, इसलिए इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। आपको पता है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक हैबिटेट, ओवरलैपिंग तो होगा ही, एक टाइप ऑफ का कोवैलेंट बॉन्ड ही है। एंड बॉन्ड डायरेक्शनल, जो ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड डायरेक्शनल होगा ही। तो देखो कैसे फिर हम इसको चेंज, कोई एग्जांपल ले दे रहे हैं। एग्जांपल कोई भी है आपका, एग्जांपल है ये ए, कोई भी एटम ए और कोई भी एटम बी है। अगर एटम ए के पास जो आपका क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और एटम बी के पास कोई नहीं। एक बात बच्चों ज़रूर याद रखना, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की पहचान करनी है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा एक एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हो और दूसरे एटम का एक ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके बैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल हो एम्प्टी होना चाहिए, तभी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो देखते हैं, कोई एटम हमारा ए था और कोई एटम बी है, तो ए से इलेक्ट्रॉन ए केस पर देगा, बी पर देगा, बी के ऑर्बिटल में देगा, फिर बी का ऑर्बिटल देने के बाद वो ऑर्बिटल ओवरलैप्स करेंगे, तो क्या बनाएगा ये ए टू बी क्या बनाएगा? ए टू बी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वहाँ पे एरो का पिछला भाग रहेगा, और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उस पर एरो का ऊपरी सिरा रहेगा। तो ये उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और ये जनरली जो आपको नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो नीचे लिखे हैं जनरली, ये सामान्यतः जो आपका है लिगेंड टू मेटल, आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड या ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको जनरली या लगभग ही मिलेगा कि लिगेंड टू मेटल आयन पर ये बॉन्ड लगभग बनता ही है। तो फिर आगे चलते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये नोट जो आपके लिए है, ये 2 प्रकार से ओवरलैपिंग कर सकता है। अगर एटम जैसे अभी बताएं ए और बी है, तो ये जो भी ए और बी है, इसके पीछे बताएं ए अगर डोनेट करेगा यहाँ पे, ए अगर डोनेट करेगा बी पे, बी के ऑर्बिट में, अगर बी का ऑर्बिट डोनेट करेगा तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो ये किस टाइप का बनाएंगे? ये एक डोनेट कर रहा है बी को, बी एक्सेप्ट कर रहा है, ए डोनर है, बी एक्सेप्टर है। ये तो पहले फार्म आपका हुआ, एक तो ये हुआ। और दूसरा क्या है, दूसरा देखते हैं, जो दूसरा यहाँ पे है, दूसरे में क्या है। दूसरा जब यहाँ पे आएंगे इस तरफ, इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड के भी फॉर्म में दिखा सकते हैं। कैसे? अगर आपका आयनिक बॉन्ड जैसे बताए थे, आयनिक बॉन्ड में क्या करे, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इस एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर ए अपने वैलेंस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को बी में डोनेट करेगा,
तो ए पर कौन सा चार्ज आएगा, ए पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बी एक्सेप्टर है तो बी पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो बी पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बोलो बच्चों, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, ए डोनेट किया, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन, और उस पर कौन सा चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बी ले लिया, एक्सेप्टर है, और बी के पास कौन सा चार्ज यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया। अब आपको बताए थे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब उसके वैलेंस सेल में वैलेंस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, तब कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो बोलो बच्चों, क्या ये उस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं? हाँ, एकदम फॉलो कर रहा है। ए में एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, बी भी एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, तो ये क्या करेंगे, एक कोवैलेंट का फॉर्मेशन करेंगे। कोवैलेंट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, कोवैलेंट का फॉर्मेशन, और उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज। तो ये किस टाइप का बॉन्ड बन गया, यहाँ से देख लेते हैं किस टाइप का, इसको इरेज कर दें। हाँ देखो, यहाँ पे किस टाइप का बना ये, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। इसलिए बच्चों बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूरा, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। देखो कैसे क्या है ये बता रहा है इसमें, देखो कैसे ए बी, अगर एक कोई भी एटम बी के कोऑर्डिनेट बांड कर रहा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम कोवैलेंट बांड के फॉर्म लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। कहीं पर भी अगर ए कोऑर्डिनेट अगर बी लिखा हो, ऐसा लिखा हो, या उसको इस फॉर्म में ए पॉजिटिव और कोवैलेंट बॉन्ड बी नेगेटिव लिखा हो, तो दोनों का मतलब एक ही है। जैसे यहाँ पर ये कैसे बना आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये एक्सेप्टर करेगा तो नेगेटिव आएगा, फिर दोनों का ऑर्बिटल कोवैलेंट फॉर्म की तरह एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो आपका इस फॉर्म में बन जाएगा। तो समझ में आए बच्चों? आपको एग्जाम्पल आगे बताते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। आप लोग अमोनियम आयन का फॉर्मेशन देखते हैं, लगभग इस तरीके से लिखा रहता है अमोनियम आयन। तो कभी सोचे कि आखिर अमोनियम आयन इतना 4 बॉन्ड कैसे बना लेता है, 4 बॉन्ड पेयर कैसे बनाता है? होना तो कितना बनाना चाहिए था इसके पास, बॉन्ड उतना ही बनाता है जितना उसके वैलेंस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो इसमें वैलेंस सेल क्या है, वैलेंस सेल तो आपका 2 वैलेंस सेल, ये पूरा वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको हम ऑर्बिटल के रूप में लिखें, यस हो गया आपका ये, और ये आपका पी हो गया। तो यस में आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एस में है, और पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको सही कर देते हैं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये देखना है कि कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगा, उसके वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ तो आपको सीधे लग रहा है कि 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर इसके पास डी ऑर्बिटल भी स्टेबल एनर्जी में होता है, डी ऑर्बिटल भी स्टेबल एनर्जी में होता है, तो ये क्या करता है, एक्साइटेशन करता है। आपको अभी आगे बताएंगे एक्साइटेशन थ्योरी होती क्या है, कहाँ कहाँ पे बॉन्ड एक्साइट करे, किस मतलब कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एस से पी में जाएगा। और वैसे भी नॉर्मली एस से पी लगभग सब में जाते हैं, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में। आपको बताएंगे पी से डी, एस से डी का क्या कंडीशन होता है, कब कब एक्साइट करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ेगी तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन मैक्सिमम होगा। तो इसमें तो डी ऑर्बिटल है नहीं, इसमें तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन केवल 3 ही बनाएगा। ये 3 ऑर्बिटल जो ये हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, यही आपके बनाएंगे, कोवैलेंट का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक आपका कोवैलेंट फॉर्मेशन यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अब जो ये बचा है वायलेंस से जो आपका ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं लोन पेयर की तरह, ये आपके किस तरह वर्क कर रहे हैं, ये लोन पेयर, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। आगे आप चलो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वेस्पर थ्योरी क्या होती है। अभी मैं जो इसका स्ट्रक्चर बनाया वेस्पर थ्योरी के अनुसार नहीं है, वेस्पर थ्योरी के अनुसार इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, शेप क्या होती है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और उसको कैसे बनाएंगे। अब देखो आपको पता है इसमें, अब देखो H+
अब H प्लस, H यहाँ पे उसको H प्लस है, तो देखो यहाँ पे सही से लिख दूँगा आपके लिए इसको। देखो फिर H प्लस हाइड्रोजन है और एक पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता होगा इसका क्या होता है, नॉर्मली जो हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं 1s1। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो उसके पास था वो कहाँ पे चला गया, एक इलेक्ट्रॉन उसके जो बैलेंस सेल में था वो नहीं है। अब उसके पास s ऑर्बिटल पूरा है। वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, उसके पास जो डोनर है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, और जो एक्सेप्टर है मस्ट बी रिक्वायर है एक्सेप्टर के पास वैलेंस ऑर्बिटल में जो का एम्प्टी होना चाहिए, वैलेंस ऑर्बिटल एम्प्टी होना चाहिए, और एम्प्टी है और वैलेंस में उसके पास लोन पेयर है वैलेंस ऑर्बिटल में। तो लोन पेयर, अब ये लोन पेयर क्या करेगा, हाइड्रोजन है तो यहाँ ये लोन पेयर इसके ऑर्बिटल में H प्लस के डोनेट करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसे यहाँ पे N और H प्लस दिया है, समझे बच्चों। ये आपको ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिए। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम कैसे इस फॉर्म लिखेंगे, इसको भी देख लेते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, अब H प्लस मैंने नहीं, कुछ H प्लस से कोई लेना देना नहीं है। अब कोवैलेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते थे, जैसे मैं बताया था पीछे कि कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको हम क्या लिख सकते हैं N, कोवैलेंट फॉर्म में कोवैलेंट H, और यहाँ पे जो डोनर है, डोनर पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेप्टर पर निगेटिव चार्ज। ये और एक तो पहले से पॉजिटिव है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएंगे, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यही NH बॉन्ड आ जाएगा। NH आपका ये बॉन्ड हुआ कि नहीं, NH बॉन्ड आ जाएगा फिर आपका। तो इसीलिए हम इसको कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी इसको लिख सकते हैं, या तो आप पहले से। और दूसरा तरीका क्या है, इसको भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो आपका है यहाँ से, या तो पहले हम N पॉजिटिव, नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन का है, हम इसका N पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो P से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, P से जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल खाली होगा तो S में आपका तो 2 है, और P में जो था आपका एक जब यहाँ से खाली हो गया, अब यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तभी एक्साइड कर जाएगा S से P में, जिसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जितने वैलेंस ऑर्बिटल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब देखो उसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब 4 कोवैलेंट बनाएगा तो N पर पॉजिटिव हो गया, N तो आपका जो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आप लिख दिए पहले से ही। अब 4 बॉन्ड हाइड्रोजन से एक एक करके आपका शेयर करके ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। और इसका स्ट्रक्चर, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब बताएंगे तो उसको आगे फिर इसको डिस्कस करेंगे कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, समझ में आए बच्चों। तो फिर आगे चलते हैं। बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। बहुत ही बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि देखो नाम दोनों का एक ही, शील्डिंग इफेक्ट को या स्क्रीनिंग इफेक्ट को। अब इसमें समझने की आपके लिए क्या है, देखो आखिर शील्डिंग इफेक्ट या आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, वहाँ पे ग्रुप में लेफ्ट टू राइट अब जाओगे तो दूसरा इफेक्ट काम करेगा। जब अप टू डाउन नीचे आओगे तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट बताएंगे, शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये उसमें चेंज हो रहा है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट का ये चेंज हो रहा है। तो आज हम जान लेते हैं कि पहले शील्डिंग इफेक्ट है क्या, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है क्या। तो देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसमें क्या करा, आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस हैज न्यूक्लियर अट्रैक्शन देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू द शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय इनर इलेक्ट्रॉन। दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या समझे बच्चों आप कि आउटर इलेक्ट्रॉन जो
वैलेंस शेल जो आपका है उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से, ये जो आपका न्यूक्लियस यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वहाँ दिखाया कि रिपल्सन अट्रैक्शन कहाँ पे है, से अट्रैक्शन जो होगा वो आप जो सोच रहे हैं, आप कैसे सोच रहे हैं, आप तो निकालेंगे मैथमेटिकल, एफ इज इक्वल टू पता होगा फिजिक्स में, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आपको ये पता होगा। तो आप इससे पहले जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से उसका डिस्टेंस पता रहेगा, Q1 Q2 चार तो आपका पता ही है, और के कांस्टेंट पता रहता है, के तो कांस्टेंट है। उससे जब आप निकालेंगे तो आपका जो एक्सपेक्टेड आएगा फोर्स, जो आप निकालेंगे एक्सपेक्टेड जो अट्रैक्शन या फोर्स हो लग रहा है, तो उससे हमेशा कम आता है। आखिर वही क्यों, उसको समझाने के लिए शील्डिंग इफेक्ट को आपको लिए जानना बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि क्या है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन, इससे जो इलेक्ट्रॉन, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी आउटर इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक हम ले लेते हैं, चूज कर लेते हैं, हम इसको चूज कर लिया आउटर इलेक्ट्रॉन को, और न्यूक्लियस हमारे ये है। तो इससे जो अट्रैक्शन होगा, यहाँ से यहाँ की जो अट्रैक्शन देखो यहाँ दिखाया गया, ये क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है, इस लाइन पे अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो उसके इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे। तो इसलिए दोनों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिपल्सन, ये दोनों क्या यहाँ पे रिपल्सन शो कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन जितना शो, देखो यहाँ पे दो दो रिपल्सन, दो दो तीन तीन ऐसे और इलेक्ट्रॉन होंगे, तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो वो भी क्या करेगा, रिपल्सन शो करेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब क्या करेंगे, रिपल्सन शो करेंगे। तो जितना हमारी सोच पे होगा कि इतना अट्रैक्शन होना चाहिए न्यूक्लियस से, लेकिन अट्रैक्शन तो इतना जो उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो इसके इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उससे रिपल्सन भी होता है, एक्चुअली उससे रिपल्सन भी होता है। और शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीन इफेक्ट को जो हम शो करते हैं सिग्मा से शो करते हैं, एक या एक प्रकार से शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इसको आप जेड इफेक्टिव फार्मूला आपको बताएंगे, आपको ये एक दो एग्जांपल शील्डिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करना बताएंगे। तो फिर आगे चलते हैं। तो शील्डिंग स्क्रीन इफेक्ट आप समझ गए, और इसमें आपको देखना है कि किस में मैक्सिमम होता है। नोट बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आउटर देखो, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग पावर, शील्डिंग पावर का ऑर्डर क्या है, अगर आपका एस पी डी मतलब ये सब सेम है, एस अगर एस एस में कंपेयर करना पड़ेगा, एस एस में कंपेयर करना है, तो 1s ज़्यादा होगा। क्योंकि 1s ज़्यादा होगा, 1s जो आपका है ये न्यूक्लियस के सबसे पास रहेगा, फिर 2s इससे दूर रहेगा, 3s उससे भी दूर रहेगा। तो 1s जिसकी जितना पास रहेगा, अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा तो रिपल्सन भी ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होता है, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होते हैं, न्यूक्लियस के एकदम करीब आने पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, तो इसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। जिससे आपके पहले लेक्चर में इसको मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आखिर एस ऑर्बिटल स्फेरिकली क्यों होता है और पी ऑर्बिटल डंबल आकार ही क्यों होता है। इसको मैं आपको, जो बच्चों नहीं देख पाए हैं उसको आप फर्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखना, समझ जाएंगे क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर रहती है, कैसे कैसे, उसको मैं इमेज द्वारा आपको समझाया वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, तो 1s पर सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट रहेगा, फिर 2s फिर 3s, ऐसे ही आपके लिए 2p 3p 4p ये इस पर आर्डर वही रहेगा, ऐसे 3d 4d 5d 6d का आर्डर भी यही रहेगा। अगर दूसरी नोट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका n का वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम है, जैसे आपका n का वैल्यू 2 ही हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, आपका 2d हो गया, अगर इसमें कंपेयर करना हो, अगर ऐसे जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपकी n जो वैल्यू है 2, n वैल्यू क्या हो, सेम हो, सब में n वैल्यू सेम हो, उसके लिए आपका s और p सबसे ज़्यादा s होगा, उसके बाद p होगा, तब d किया। s क्यों होगा, क्योंकि s जो होता है स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, अट्रैक्शन सबसे आउटर मोस्ट उसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे, जब अट्रैक्ट न्यूक्लियस से ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियस के पास जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम रिपल्सन भी होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, मतलब सिग्मा मतलब रिपल्सन, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट मतलब क्या हुआ, रिपल्सन, रिपल्सन यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। पीछे यहाँ पे हम बताए थे ना आपको, ये जो यहाँ पे है, ये जो रिपल्सन है इसी को हम शील्डिंग बोलते हैं। जो यहाँ पे रिपल्सन है इसी को हम शील्डिंग बोलते हैं। जितना मैक्सिमम रिपल्सन होगा उतनी मैक्सिमम आपकी शील्डिंग होगी। तो देखें शील्डिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो सिग्मा की वैल्यू है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है
कैलकुलेट करने के लिए जेड इफेक्टिव जेड क्या है आपका, जो एग्जैक्ट, देखो जेड यहाँ पे है, जो एग्जैक्ट फोर्स आपका लगे, जो आप सोच रहे हैं कि कितना होना चाहिए, जो उस पर अट्रैक्शन कितना होना चाहिए, वो आपका जेड है, कितना होना चाहिए आपका जेड है। और जो एक्चुअली आएगा शील्डिंग के बाद वो आपका क्या है, जेड इफेक्टिव क्या है, जितना आपका एक्चुअली लास्ट में रिपल्सन के बाद जो आएगा जेड इफेक्टिव है, रिपल्सन के बाद जेड इफेक्टिव आपका है। तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, इसको कैलकुलेट करते हैं जेड माइनस सिग्मा। और देखो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एस एंड पी, अगर हम शील्डिंग इफेक्ट, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है आपका सिग्मा, जो शील्डिंग कांस्टेंट है सिग्मा, जो यहाँ पे सिग्मा शील्डिंग कांस्टेंट, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर एस और पी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। और डी और एफ का जो आएगा जेड इफेक्टिव, जो हम पीरियाडिक टेबल को डिस्कस करेंगे, पीरियाडिक टेबल में आपको जेड इफेक्टिव निकालना बताएंगे, तो वहाँ पे एस पी डी एफ सबका एक एक से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एस और पी के लिए आपको बता दे रहा हूँ, एस और पी के लिए कैसे हम निकालेंगे एस और पी। तो एस और पी की क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला है पूरा, इसको आपको याद होना चाहिए, मस्ट बी रिक्वायर आपके लिए है याद करना ये पूरा फार्मूला। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही लास्ट सेल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है -1, उसमें एक सबट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई 0.35, इससे मल्टीप्लाई कराना है। उसके बाद ऐड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल, n-1 सेल, n- मतलब जो उसके बाद का सेल आएगा, जो वैलेंस सेल से पहले जो आया है वो सेल, जैसे 3, अगर 3 में है तो 2 वाला, 4 में है तो 3 वाला, 3 वाले में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, उसमें n-1 सेल, उसका जो n-1 है उसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 का, प्लस लेफ्ट हैंड, उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बचा रहेगा इलेक्ट्रॉन उसका मल्टीप्लाई 1 करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट। जैसे एग्जांपल को आपको मैं एग्जांपल थ्रू बता दे रहा हूँ, फार्मूला देख लेना एक बार, शुरू से याद कर लेना, फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ। तो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम एटम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 होगा। तो इसको पहले वैलेंस सेल को अलग कर लो, वैलेंस सेल आपका ये हो गया, फिर n-1 ऑर्बिटल ये हो गया, वैलेंस सेल ये हो गया। तो इसको फार्मूला में क्या था कि वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका -1 मल्टीप्लाइड 0.35, इसको पहले लिख लो आप। उसके बाद फिर n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 + 2, 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे n-1 सेल में है, n-1 सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 मल्टीप्लाई 0.85 प्लस लेफ्ट हैंड साइड में जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है कितने हैं 2 हैं, तो 2 × 1, फिर कितना हो जाएगा ये 0 आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर, फिर यहाँ पे 8 × 0.85 + 2, इसको ऐड करोगे 8.8 आंसर, 8.8 आपका इक्वल टू आ गया सिग्मा के। यहाँ से आप सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको जेड इफेक्टिव भी निकालना है तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इक्वल टू 11 आपका जेड है, माइनस सिग्मा कितना है 8.8 आएगा। यहाँ से आप जेड इफेक्टिव भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।